पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने मोशा कबीले के क्लोन का पोषण पूरा करने वाला है, जिसका मतलब है कि लो फेंग को जल्द ही एक नया शक्ति स्रोत मिलेगा। मुझे यकीन है कि हर कोई उत्सुक है लो फेंग के क्लोनों में से कौन सबसे मजबूत है और ये क्लोन लो फेंग को क्या क्या लाभ देते हैं। आज मैं इस वीडियो में इसे विस्तार से समझाऊंगा। पहले आइए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर एक नजर डालते हैं। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी अद्वितीय लड़ाकू शक्ति ने निश्चित रूप से इसे कई प्रशंसक दिलाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना शक्तिशाली क्यों है? वास्तव में इसकी शक्ति इसकी उच्चतम रक्त रेखा से आती है। उच्च रक्त रेखा का मतलब है ऐसी प्रजाति जो बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के वयस्कता में पहुंचने पर वर्ल्ड मास्टर बन सकती है। तुलना में मानव जातियां इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। मानव जातियों में यहाँ तक कि सबसे उच्च श्रेणी की रक्त रेखाएं भी बिना प्रशिक्षण के वयस्कता में पहुंचने पर केवल डोमेन मास्टर बन सकती हैं। उदाहरण के लिए मंका स्टार जाति के वुका और आर्काइक गॉड जाति के विंडमिल दोनों हुंगमैन यूनिवर्स कंट्री से हैं और मानव जातियों का हिस्सा हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हुंगमैन यूनिवर्स कंट्री का विंडमिल कियान वू यूनिवर्स कंट्री के घरेलू चयन में भाग क्यों ले रहा है। क्या यह उत्पादन टीम की गलती थी या उन्होंने जानबूझकर विंडमिल का पलायन करवाया? इसके अलावा यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वयस्कता की गणना उम्र से नहीं की जाती। कुछ प्रजातियां पृथ्वी के उम्र प्रणाली के अनुसार 300 साल की उम्र में वयस्क मानी जा सकती हैं। इसके विपरीत गोल्डन हॉर्न बीस्ट की परिपक्वता उसके शारीरिक आकार द्वारा निर्धारित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की विकास गति बहुत भिन्न होती है। सबसे तेज बीस्ट 1000 वर्षों से भी कम समय में वर्ल्ड मास्टर बन सकता है, जबकि सबसे धीमा बीस्ट 10,000 वर्षों से भी अधिक समय ले सकता है। लो फेंग की संपत्ति उसे सर्वोत्तम धातु संयोजन खरीदने की अनुमति देती है, जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के विकास को तेज करती है, और यह इसे 300 वर्षों से भी कम समय में वर्ल्ड मास्टर स्तर 1 तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की चौंकाने वाली विकास गति न केवल खुद को लाभ देती है, बल्कि यह लो फेंग के मानव शरीर को भी प्रभावित करती है। यह एक महत्वपूर्ण लाभ है जो लो फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के शरीर को हथियाने से मिला है, जिससे उसे अमरता तक पहुंचने के रास्ते में लगभग कोई अवरोध नहीं मिलता। बिना ज्यादा प्रयास के भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट धातुओं को खाकर वर्ल्ड मास्टर बन सकता है और गोल्ड की मूल विधि से पहचान भी प्राप्त कर सकता है। हर बार जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्तर बढ़ाता है तो लो फेंग का मानव शरीर भी एक स्तर ऊपर जा सकता है। यही कारण है कि लो फेंग एक ग्रेड पोषण कक्ष का उपयोग अपने शरीर को और विकसित करने के लिए कर सकता है, बिना स्थिरता की चिंता किए, जो उसके डोमेन को समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। एक योद्धा के लिए डोमेन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना कोई भी डोमेन मास्टर बनने के योग्य नहीं हो सकता। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अन्य प्रजातियों से अलग है। इसे गोल्ड की मूल विधि द्वारा पसंद किया गया है और यह यूनिवर्स स्तर पर गोल्ड डोमेन का स्वामित्व रखता है और गोल्ड की मूल विधि के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता है। यह लो फेंग को गोल्ड की मूल विधि को समझने में एक बढ़त देता है, जिससे वह दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकता है और वर्ल्ड मास्टर स्तर 1 पर गोल्ड की मूल विधि से पहचान प्राप्त कर सकता है। खास बात यह है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की गोल्ड की मूल विधि की समझ लो फेंग के सभी क्लोनों के साथ साझा की जा सकती है, क्योंकि वे एक ही चेतना साझा करते हैं। स्वाभाविक तकनीकों को छोड़कर किसी भी क्लोन द्वारा हासिल की गई विधि की समझ या युद्ध कला के रहस्य दूसरे क्लोनों को भी पास किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि केवल गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही स्वाभाविक तकनीकों का उपयोग क्यों कर सकता है, जबकि अन्य क्लोन नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में किसी भी उच्च रक्त रेखा या विशेष जीवन रूप को ब्रह्मांड द्वारा स्वाभाविक तकनीकें दी जाती हैं। ये स्वाभाविक तकनीकें ऐसी क्षमताएं होती हैं जिन्हें विशेष रूप से सीखने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सहज प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट की निगलने की तकनीक इसी तरह काम करती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट धातुओं को निगलकर अपने आंतरिक संसार का विस्तार करता है, जैसे कि मनुष्य भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करता है। हालांकि अन्य क्लोन स्वाभाविक तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें इनसे लाभ होता है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छी धातु संयोजन को निगलने से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की विकास गति काफी बढ़ जाती है। इसे और स्पष्ट करने के लिए एक साधारण गणना करें। लो फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हथियाने से लेकर हॉर्न ड्रैगन ग्रह की खोज करने तक लगभग 1 साल का समय लगा। नो लांशान परिवार के पृथ्वी पर आक्रमण, लो फेंग की वर्ल्ड मास्टर की दुनिया की यात्रा और बाई कालुओं की विजय को 3 साल लगे। पृथ्वी के स्वामित्व पर बातचीत में लगभग 2 साल लगे। प्रतिभा युद्ध की शुरुआत और हारने वालों के ब्रैकेट के अंत के बीच का समय, जिसमें अवकाश भी शामिल था, लगभग 4 साल था। इन 10 वर्षों में गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने स्टार स्तर से यूनिवर्स स्तर के 7वें रैंक तक का सफर तय किया, जबकि लो फेंग का मानव शरीर ग्रह स्तर के 6ठे रैंक से स्टार स्तर के 9वें रैंक तक पहुंचा और यहां तक कि मूल विधि की समझ की दहलीज पार कर ली। यदि प्रतिभा युद्ध न होता तो लो फेंग का मानव शरीर इन 10 वर्षों में यूनिवर्स स्तर तक पहुंच सकता था। बबाटा की मूल योजना के 500 सालों की तुलना में यह प्रगति 10 गुना से भी अधिक तेज है।
प्रतिभा युद्ध में लो फेंग की चौंकाने वाली प्रगति ने न केवल कई शीर्ष प्रतिभाओं को चकित किया बल्कि कई अमर लोगों का ध्यान भी खींचा। हालांकि स्टार स्तर पर भी लो फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के विकास के लाभ का केवल एक अंश ही प्रतिबिंबित किया। असली लाभ तब प्रकट होगा जब लो फेंग यूनिवर्स स्तर पर पहुंच जाएगा। सिर्फ एक सदी से अधिक समय में लो फेंग की मूल विधियों की समझ ने बोलान को पीछे छोड़ दिया। हालांकि बोलान ने मूल रूप से समय की मूल विधि को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी साधना की गति धीमी कर दी थी, जिससे लो फेंग को उसे पार करने का मौका मिला। जब बोलान ने देखा कि लो फेंग ने उसे पीछे छोड़ दिया है तो उसने अंतरिक्ष की मूल विधि को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी बोलान कभी भी लो फेंग को पछाड़ नहीं सका। केवल 100 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद भी लो फेंग की मूल विधियों की समझ उन लोगों से आगे निकल गई जो हजारों वर्षों से प्रशिक्षण कर रहे थे, जिससे वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के यूनिवर्स स्तर के मुख्य सदस्यों में सबसे शक्तिशाली बन गया। साधना की गति में इस बढ़त के अलावा स्वाभाविक तकनीक फोर्टिफाई को लो फेंग के मानव शरीर पर भी लागू किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी उच्च रक्तरेखा वाले जीवन रूप का स्तर समान होते समय आमतौर पर कोई मुकाबला नहीं होता। फोर्टिफाई तकनीक के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट न केवल मानव योद्धाओं की तुलना में 3 से 4 स्तर अधिक मजबूत होता है, बल्कि यह अपनी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की अद्भुत शारीरिक शक्ति को सीधे लो फेंग के मानव शरीर में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आत्मिक शक्ति को साझा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट फोर्टिफाई तकनीक का उपयोग करता है तो लो फेंग के मानव शरीर की आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इच्छा शक्ति के साथ मिलकर लो फेंग समान स्तर के आत्मा मास्टर्स के बीच लगभग अजेय होता है और वह स्तरों के बीच भी लड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब लो फेंग डोमेन मास्टर स्तर के 9वें रैंक पर था, उसने केवल अपनी शक्ति का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करके वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए एक मिशन पूरा करते हुए तीसरे रैंक के वर्ल्ड मास्टर आत्मा मास्टर को हरा दिया। यह गोल्डन हॉर्न बीस्ट द्वारा दिए गए विशाल लाभ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इतना दुर्लभ क्यों है। मुख्य कारण यह है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्रजनन नहीं कर सकता। एक योद्धा का स्तर जितना अधिक होता है, उसके वंशजों के मजबूत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि उनके जीन में शक्ति होती है। हालांकि ब्रह्मांड के संतुलन के नियम के अनुसार उनकी प्रजनन क्षमता उसी के अनुसार कम हो जाती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट, जिसके पास उच्च रक्तरेखा है, इतनी शक्तिशाली है कि यह प्रजनन करने में असमर्थ है। इसलिए भले ही भविष्य में लो फेंग डोमेन मास्टर या वर्ल्ड मास्टर बन जाए और लंबी आयु का आनंद उठाए, उसके पास केवल 2 बच्चे लो पिंग और लो हाई होंगे। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्रजनन करना चाहता है तो उसे जीवन के बदले जीवन का सौदा करना होगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक अंडा संचित करने के लिए अपनी लगभग सारी जीवन शक्ति समाप्त करनी होगी, जिसके बाद जीवन शक्ति की कमी के कारण वह कुछ वर्षों के भीतर मर जाएगा। वास्तव में यह अंडा गोल्डन हॉर्न बीस्ट का नया अवतार है, क्योंकि इसमें पिछले गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सभी यादें होती हैं। इसका मतलब है कि लो फेंग द्वारा हथियाया गया गोल्डन हॉर्न बीस्ट संभवतः अनगिनत पुनर्जन्मों से गुजर चुका है और अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमता रहा है, केवल एक दुखद अंत से मिलने के लिए। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने लो फेंग को तेज विकास और विरासती तकनीकों जैसे कई लाभ दिए हैं, यह कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। शायद आप यह नहीं जानते, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट की उच्चतम विकास गति की भी एक सीमा है और यह केवल धातुओं का सेवन करके विकसित हो सकता है। इसका मतलब है कि भले ही लो फेंग की मूल विधियों की समझ डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हो, अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्स स्तर पर रहता है तो लो फेंग का मानव शरीर डोमेन मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए, अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यूनिवर्स स्तर के 9वें रैंक से डोमेन मास्टर स्तर के पहले रैंक तक पहुंचने में कम से कम 50 वर्षों का समय चाहिए, तो चाहे लो फेंग कितने भी आकाशीय खजाने का उपयोग कर ले, उसके अन्य क्लोन यूनिवर्स स्तर पर तब तक फंसे रहेंगे जब तक कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सफलता नहीं मिलती। क्या आपको याद है कि सबसे अच्छा धातु संयोजन न केवल गोल्डन हॉर्न बीस्ट की विकास गति को बढ़ाता है, बल्कि इसके आंतरिक संसार को भी बड़ा और अधिक ठोस बनाता है। एक शक्तिशाली आंतरिक संसार न केवल गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अधिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि इसके कोर को भी अधिक मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि उच्च स्तर के दुश्मनों का सामना करते समय अगर शक्ति का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने कठिन कोर के कारण बच सकता है। हालांकि कोर की अत्यधिक कठिनता लो फेंग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। हर वर्ल्ड मास्टर को अमर बनने के लिए बंधनों को तोड़ना होता है, और बंधनों को तोड़ना पूरी तरह से किसी मूल विधि की समझ के बाद कोर की आंतरिक दीवार को तोड़ने के लिए पर्ल ऑफ ओरिजिनल लॉ द्वारा बनाई गई ऊर्जा का उपयोग करके इसे ब्रह्मांड के किसी विशेष सी ऑफ ओरिजिनल लॉ से जोड़ना होता है और अमर दिव्य शक्ति प्राप्त करना होता है। ब्रह्मांड में कुछ जीवन रूप जैसे कि मो युन वाइन और जिर्कवीन को बंधनों को तोड़ने के लिए राजास्तरीय अमरता के तुलनीय विधियों की समझ होनी चाहिए,
लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट का कोर इतना कठिन है कि यहाँ तक कि राजास्तरीय अमरता वाला लो फेंग भी इसे तोड़ नहीं सकता, जिससे वह 80,000 वर्षों तक वर्ल्ड मास्टर स्तर पर फंसा रहेगा। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट वर्तमान में लो फेंग की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति है, लेकिन इसकी शिखर रक्तरेखा ने भी बहुत सारी लालची निगाहें आकर्षित की हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की रक्तरेखा का अत्यधिक मूल्य होने के कारण इसे पकड़कर बेचना या कब्जा कर लेना किसी भी योद्धा के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। यही कारण है कि लो फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पिनाकल वर्ल्ड मास्टर स्तर तक पहुंचने से पहले इसे खुलकर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब तक लो फेंग वर्ल्ड मास्टर नहीं बन जाता, मोशा कबीले के क्लोन की भूमिका गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की शिखर रक्तरेखा लो फेंग के साधना मार्ग की शुरुआत को अत्यधिक बढ़ाती है, तो मोशा कबीले का क्लोन उसके शीर्षस्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति बनने के मार्ग पर उसकी सबसे बड़ी निर्भरता है। आप सोच सकते हैं, मोशा कबीले का क्लोन लो फेंग की मुख्य निर्भरता कैसे बन सकता है? क्या यह गोल्डन हॉर्न बीस्ट से अधिक शक्तिशाली है? वास्तव में ऐसा नहीं है। मोशा कबीले का क्लोन केवल एक ऊर्जा जीवन रूप है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और कोई आत्मा नहीं होती, जिससे यह आत्मिक हमलों से सुरक्षित रहता है। हालांकि शारीरिक शक्ति के मामले में यह गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तुलना में बहुत हीन है। जो वास्तव में लो फेंग को मोशा कबीले के क्लोन पर निर्भर बनाता है, वह उसकी स्वाभाविक गुप्त तकनीक प्रतिकृति है। यह तकनीक किसी भी लक्ष्य के जीवन और आत्मा आभा की पूरी तरह से प्रतिकृति बना सकती है, जिससे यहाँ तक कि अमर प्राणी भी मोशा कबीले के भेष को पहचानने में असमर्थ होते हैं। साधना के मार्ग पर अवसर अक्सर सफलता का निर्धारण करते हैं और अवसरों को पाने के लिए किसी को ब्रह्मांड के गुप्त स्थानों का पता लगाना चाहिए। मोशा कबीले का क्लोन प्रतिकृति तकनीक का उपयोग करके किसी भी जीवन रूप, चाहे वह स्थानीय प्राणी हो, जानवर हो, पौधे हो या यहाँ तक कि पत्थर हो, का भेष धारण कर सकता है। यह लो फेंग की खतरनाक गुप्त स्थानों में जीवित रहने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है और उसे और भी खतरनाक क्षेत्रों की खोज करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। आखिरकार जितना खतरनाक स्थान होगा, उतना ही बड़ा अवसर होगा। उदाहरण के लिए रक्त नदी महाद्वीप और शैतान पर्वत में लो फेंग की प्राप्तियां महत्वपूर्ण थीं। हालांकि मोशा कबीले की रक्तरेखा गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरह शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह सभी ऊर्जा जीवन रूपों में एक शिखर अस्तित्व है। यह न केवल इसकी स्वाभाविक गुप्त तकनीक के कारण है, बल्कि इस वजह से भी है कि मोशा कबीले के सभी सदस्यों को स्पेस के मूल कानून द्वारा पसंद किया जाता है। स्पेस लॉ एक ऊपरी कानून है और ब्रह्मांड में आधे से अधिक योद्धा अपने पूरे जीवन में इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। स्पेस के मूल कानून द्वारा पसंद किए जाने से निश्चित रूप से ईर्ष्या होती है। हालांकि मोशा कबीले के सदस्य स्पेस के मूल कानून द्वारा इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से स्पेस लॉ को समझने में दूसरों से बेहतर होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके क्रिस्टल कोर की सतह पर गुप्त रून अंकित होते हैं जो उन्हें स्पेस के उतार चढ़ाव को आसानी से महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। स्पेस के उतार चढ़ाव के प्रति यह संवेदनशीलता मोशा कबीले के लिए एक अनोखी प्रवृत्ति है और यह समझ का परिणाम नहीं है। इसलिए लो फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट या मानव शरीर के माध्यम से स्पेस लॉ के उपयोग में मोशा कबीले के क्लोन के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि स्पेस के मूल कानून द्वारा पसंद किए जाने के कारण मोशा कबीले की स्पेस लॉ को समझने की गति वास्तव में साधारण से कहीं अधिक होती है। एक बार जब स्पेस लॉ की कुछ समझ हो जाती है, तो अन्य क्लोन जो एक ही चेतना साझा करते हैं भी लाभान्वित हो सकते हैं। दुर्भाग्य से प्रभाव मोशा कबीले के क्लोन के समान स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि स्पेस के मूल कानून की समझ को 10 चरणों में विभाजित किया गया है। जब मोशा कबीले के क्लोन की स्पेस लॉ की समझ पहले चरण तक पहुंचती है, तो यह क्रिस्टल कोर पर गुप्त रून के कारण तीसरे या चौथे चरण के करीब की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि अन्य क्लोन केवल पहले चरण की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण से यद्यपि मोशा कबीले के क्लोन का प्रारंभिक स्पेस लॉ उपयोग बोलान की तुलना में उतना निपुण नहीं था, लो फेंग ने जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, स्पेस लॉ में बोलान को जल्दी ही पार कर लिया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, मोशा कबीले की कोई आत्मा नहीं होती, जिसका मतलब है कि वे केवल योद्धा वंश की तकनीकों का ही अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट में शक्तिशाली आत्मिक शक्ति है, इसके शक्तिशाली शरीर का प्रत्येक भाग एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह निकट युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त होता है और योद्धा वंश से संबंधित होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मोशा कबीले के क्लोन की युद्ध शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए लो फेंग ने योद्धा वंश की तकनीकों का अभ्यास करने में भी बहुत समय लगाया। रक्त नदी महाद्वीप पर अपनी रोमांचक यात्रा के दौरान उसे अप्रत्याशित रूप से एक प्राचीन आकृति छाया प्राप्त हुई, जिसने उसे बीस्ट गॉड की शारीरिक तकनीक को समझने के लिए प्रेरित किया। इससे न केवल उसके मूल कानूनों को समझने की प्रगति तेज हो गई, बल्कि उसकी स्वनिर्मित ब्लेड तकनीक भी विकसित हो गई। वर्ल्ड मास्टर चरण के दौरान लो फेंग को एक राजास्तरीय अमर के रूप में गलत समझा गया क्योंकि उसकी ब्लेड तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि एक ही बार में एक अमर और दर्जनों वर्ल्ड मास्टर्स को मार सकती थी।
ये उपलब्धियां योद्धा वंश में उसकी असाधारण कुशलता को दर्शाती हैं। क्या आपको याद है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने जीवन काल में केवल 3 क्लोन ही बना सकता है, एक ग्रह स्तर, ब्रह्मांड स्तर और वर्ल्ड मास्टर स्तर पर। चूंकि लो फेंग का तीसरा क्लोन केवल तभी बनना शुरू हो सकता है जब वह वर्ल्ड मास्टर स्तर पर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि हमें इसे निकट भविष्य में नहीं देख पाएंगे। वास्तव में लो फेंग का तीसरा क्लोन एक मांस और खून से बने जीवन रूप का है, जिसे युहाई सिक्लूडेड ओशन क्लोन कहा जाता है, जिसका जीवन जीन स्तर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से थोड़ा कम है। हालांकि इसकी विशेषता इसके विशाल आकार में है और यही कारण है कि लो फेंग ने सिक्लूडेड ओशन को अपना तीसरा क्लोन चुना। वास्तव में नवजात सिक्लूडेड ओशन क्लोन पहले से ही लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा है, जो वर्ल्ड मास्टर स्तर के गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लगभग 10 गुना बड़ा है, जिसकी लंबाई केवल 1000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है। आप सोच सकते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बड़ा जीवन रूप कैसे बनाया गया। वास्तव में लो फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के आंतरिक संसार में स्पेस लगभग 100 मिलियन किलोमीटर है, जिससे सिक्लूडेड ओशन क्लोन इसमें अपेक्षाकृत छोटा है। कुंजी यह है कि कोई भी जीवन रूप जिसका जीवन जीन स्तर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से कम होता है, उसका आकार उसके आंतरिक संसार के स्पेस से छोटा होता है। इसलिए इस प्रकार का जीवन रूप वास्तव में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है। सिक्लूडेड ओशन का आकार इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यह एक विशेष जीवन रूप है, जिसका जीवन जीन स्तर आमतौर पर ब्रह्मांड के अधिकांश अन्य जीवन रूपों से अधिक होता है। सौभाग्य से लो फेंग ने अपने पिछले शिक्षक द्वारा संकलित एक गुप्त तकनीक प्राप्त की जो जीवन जीन स्तर को बढ़ा सकती है, अन्यथा गोल्डन हॉर्न बीस्ट संभवतः सिक्लूडेड ओशन क्लोन को सफलतापूर्वक नहीं बना पाता। क्या आपको याद है कि मैंने वीडियो में पहले उल्लेख किया था कि विशेष जीवन रूपों में आमतौर पर स्वाभाविक गुप्त तकनीकें होती हैं? सिक्लूडेड ओशन क्लोन भी इस मामले में अपवाद नहीं है और इसमें ओशन ट्रांसफॉर्मेशन नामक गुप्त तकनीक है। जब यह तकनीक सक्रिय होती है तो सिक्लूडेड ओशन क्लोन खुद को 1,00,000 किलोमीटर के व्यास वाले महासागर में बदल सकता है। अमर स्तर तक पहुंचने से पहले दिव्य शक्ति की कमी के कारण यह महासागर रक्तलाल दिखाई देता है, क्योंकि सिक्लूडेड ओशन क्लोन मूल रूप से अभी भी एक मांस और खून से बना जीवन रूप है। ओशन ट्रांसफॉर्मेशन स्थिति में सिक्लूडेड ओशन क्लोन महासागर की सीमा के भीतर स्पेस टाइम को नियंत्रित करता है। यह इंगित करता है कि सिक्लूडेड ओशन का समय और स्पेस के कानूनों को समझने में बहुत उच्च प्रतिभा है, जो 2 ऊपरी कानून हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर लड़ाई के दौरान कोई दुश्मन पूरी तरह से लो फेंग के नियंत्रित स्पेस टाइम में होता है तो परिणाम विनाशकारी होगा। यह उल्लेखनीय है कि सिक्लूडेड ओशन अपने जीवन जीन स्तर की सीमाओं के भीतर अपने महासागर का लगातार विस्तार कर सकता है, और यही वह चीज है जिसका लो फेंग सबसे अधिक इंतजार करता है। अमर स्तर पर लड़ाइयों में गुप्त तकनीकों, हथियारों और ताकत की तुलना के अलावा दिव्य शक्ति की लड़ाई भी महत्वपूर्ण होती है। एक बड़ा आकार अधिक प्रचुर दिव्य शक्ति का संकेत देता है, जो लड़ाई में लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। एकमात्र कमी यह है कि यदि सिक्लूडेड ओशन बहुत अधिक विस्तार कर लेता है तो वह ओशन ट्रांसफॉर्मेशन गुप्त तकनीक को रद्द करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे उसकी गतिशीलता खो जाएगी। हालांकि लो फेंग इस वजह से महासागर का विस्तार करना नहीं रोकता है। इसका कारण यह है कि एक विशाल महासागर का मतलब है कि लो फेंग के पास दिव्य शक्ति की अनंत आपूर्ति होगी। लड़ाई में चाहे जितनी भी दिव्य शक्ति का उपयोग हो, उसे तुरंत पुनः भरा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर लो फेंग लड़ाई में पराजित हो जाता है तो भी वह अपने क्लोन का उपयोग दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए या आत्मविस्फोट कर एक साथ समाप्त होने के लिए कर सकता है। जब तक एक क्लोन जीवित रहता है, लो फेंग पुनर्जीवित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशाल महासागर का मतलब है कि यहाँ तक कि अगर लो फेंग 10 बार आत्मविस्फोट करता है तो भी उसके लिए खपत नगण्य होगी। ओशन ट्रांसफॉर्मेशन गुप्त तकनीक के अलावा सिक्लूडेड ओशन में दूसरी स्वाभाविक गुप्त तकनीक भी है, जिसे क्रिएशन कहा जाता है। ओशन ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में लो फेंग किसी भी वस्तु के जीन का विश्लेषण कर सकता है, चाहे वह जैविक हो या अजैविक, और यहाँ तक कि क्रिएशन प्रतिभा के माध्यम से एक पूरी तरह से वफादार जनजाति भी बना सकता है। सभी चीजों के जीन का लगातार विश्लेषण और समझने के द्वारा लो फेंग जीवन जीन के रहस्यों में महारत हासिल कर चुका है, जिससे उसकी दिव्य शक्ति साधारण प्राणियों की सीमाओं को पार कर चुकी है। इससे उसे ब्रह्मांड मास्टर स्तर पर भी पूरे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत प्राणी बनने में मदद मिली है। मेरे द्वारा लो फेंग के 3 क्लोन की व्याख्या सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि लो फेंग के मानव शरीर में क्या खास बात है। वास्तव में लो फेंग के चारों शरीरों में से मानव शरीर का जीवन जीन स्तर सबसे कम है और इसे ब्रह्मांड में सबसे निम्न स्तर वाला माना जाता है। हालांकि पृथ्वी की विशिष्टता के कारण पृथ्वी पर जन्मे मनुष्यों की आत्मा और इच्छा शक्ति अक्सर ब्रह्मांड के किसी भी अन्य जाति से अधिक मजबूत होती है। इसका मतलब है कि यदि प्रत्येक पृथ्वीवासी को रक्त रेखा विकास एजेंट की एक खुराक दी जाए तो उनकी क्षमता को अत्यधिक प्रेरित किया जाएगा, जिससे सुपर शक्तिशाली योद्धाओं का उत्पादन करने की संभावना ब्रह्मांड की अन्य जातियों की तुलना में कहीं अधिक हो जाएगी।
एक शक्तिशाली आत्मा उच्चतर साधना प्रतिभा का संकेत देती है और महान उपलब्धियों की पूर्व सूचना देती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों ब्रह्मांड में कोई भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट लुओ फेंग से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी आत्मा उनसे अधिक मजबूत है। संक्षेप में, गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने लुओ फेंग को एक शीर्ष रक्तरेखा दी, जिससे वह साधारण लोगों की तुलना में बहुत तेजी से प्रगति कर सका। मोशा क्लान क्लोन ने लुओ फेंग को कीमती जीवन रक्षा के साधन दिए, जिससे वह अधिक खतरनाक गुप्त क्षेत्रों का पता लगा सका और अधिक अवसर प्राप्त कर सका। सीक्लूडेड ओशन क्लोन ने लुओ फेंग को जीवन जीन स्तरों की सीमाओं को तोड़ने में मदद की, जिससे वह एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। जहां तक मानव शरीर का सवाल है, इसकी शक्तिशाली आत्मा और इच्छा शक्ति ने लुओ फेंग के सर्वोच्च अस्तित्व की ओर बढ़ने के मार्ग पर एक ठोस नींव रखी। इस प्रकार प्रत्येक क्लोन ने लुओ फेंग के विभिन्न चरणों में अपरिहार्य भूमिका निभाई है। क्या आप सहमत हैं? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।